बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 115 और टॉपिक है हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन। लास्ट टाइम भी हमने सेलुलर रिस्पिरेशन की डेफिनेशन की थी। तो बेटा सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं सेल्स के अंदर जो फूड चली जाती है और मेजरली ग्लूकोज, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जो है वो बेसिक फॉर्म है जो एनर्जी जिससे हासिल की जाती है। तो सेल के अंदर ग्लूकोज के अंदर जो CH बॉन्ड होते हैं उनको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करके उसमें जो एनर्जी है उसको ATP में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोड्यूस हो जाना, इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन की डेफिनेशन। तो बेटा सेलुलर रिस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड, और यहां पर एक बात आपने जरूर ऐड करनी है, द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड प्रेजेंट इन फूड, इट्स मीन ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल और रिस्पिरेटरी चेन, और इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड आल्सो ATP। व्हेन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, देन 36 ATP आर प्रोड्यूस। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है स्टेजेस ऑफ कह सकते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। तो बेटा यहां पर मैंने एक एनिमल सेल बनाया है। ये हमारे पास एनिमल सेल के साथ ये है इसका न्यूक्लियस, और हम जानते हैं यहां पर इसका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि साथ वाला जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो यहां पर होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर बेटा बाकी जो है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे ये हमारे पास है क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं अपने मेन ऑर्गेनेली जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा क्या होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट किया जाता है? दो पायरिक एसिड के अंदर, C3H4O3 एंड हियर 2 NADH प्रोड्यूस, क्योंकि इसमें से जो दो हाइड्रोजन निकलते हैं वो इसमें चले जाते हैं। और यहां इसके बाद फिर क्या होता है, पायरिक एसिड को अंदर लाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसके बाद फिर इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। अच्छा, ये जो स्टेप था इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। सेकंड स्टेप होता है कि जो पायरिक एसिड है इसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम A, उसको बोलते हैं पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन। फिर उस एसिटाइल कोएंजाइम को एक साइकिल के अंदर एंटर किया जाता है और उस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल जो है ये थर्ड स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज थी क्या नाम था, पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन। उसके बाद क्रेब्स साइकिल के बाद लास्ट स्टेज होती है जिसको बोलते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो देयर आर 4 steps in cellular respiration. First is the glycolysis, second is the pyric acid oxidation, third is the Krebs cycle or citric acid cycle. Citric acid cycle, and the fourth one is the electron transport chain. And I am explaining that there are 4 stages of cellular respiration. फर्स्ट स्टेज इज ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है अप टू पायरिक एसिड। फिर है पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन, जिसमें पायरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड वन इज द क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसके बाद लास्ट हमारे पास होता है रिस्पिरेटरी चेन, जिसमें जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी NADH और FADH2 के पास जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है
अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किसे बोलते हैं? अभी हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस की। breakdown of glucose molecule in the presence or absence in cytoplasm into two molecules of poric acid and produce 2 NADH and also produce 2 ATP। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू पॉरिक एसिड, के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पॉरिक एसिड तक ब्रेकडाउन करना, किसके अंदर? इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल in the presence of oxygen or absence of oxygen, that process is called glycolysis। जो यहां हमने देखा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 2 पॉरिक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके 2 NAD से 2 NADH और साथ ही 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। नेट प्रोडक्शन 4 होती है, जिसमें से 2 जो है यूज हो जाते हैं, किसके अंदर? प्रीपरेटरी फेज के अंदर। उसके बाद है एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो एसेंशियल कंपोनेंट हैं वो बेसिकली 4 हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज का होना लाजमी है। थर्ड वन इज इंजाइम्स, इंजाइम्स का होना लाजमी है, जैसे पारिक हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरोवेट काइनेज। दीज आर दी 3 की enzymes used in glycolysis which are not explained in your book। उसके बाद नेक्स्ट है ATP adenosine triphosphate which is a nucleotide which is a source of energy। each bond phosphate bond contain each tile bond contain 7.3 kilocalories energy। when this bond is break down then the greater amount of energy is released which is utilized in cell। next is NAD। NAD mean nicotine amide adenine dinucleotide। ये एक हमारे पास कोएंजाइम है जो कि एसेंशियल होता है ग्लाइकोलाइसिस के लिए। इसके साथ ही फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी यूज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो हमारे पास जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो ग्लूकोज है, एंजाइम है, एटीपी है, NAD है, इसके अलावा FAD है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देयर आर 2 मेजर फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। नंबर 1 इज द प्रीपरेटरी फेज एंड नंबर 2 इज द ऑक्सीडेटिव फेज। इन प्रीपरेटरी फेज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स जिसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड फास्फो जो है हम उसको नाम देते हैं एसीटोन फास्फेट। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा अब प्रीपरेटरी फेज में एनर्जी को यूज किया जाता है, यानी 2 ATP के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज होती है, इसके अंदर ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज में प्रोड्यूस होते हैं ATP और NADH, जबकि प्रीपरेटरी फेज जो कि पहली फेज है उसके अंदर 2 ATP यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इसका मैकेनिज्म, जो कि हम स्टेप वाइज डिटेल से जो है डायग्राम से देखते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। और सबसे पहले जो मैंने आप यहां पर मैंने एरो साइन बनाए हुए हैं, ये आपने स्टेप वाइज जो है वो याद करने हैं। बेटा सबसे पहले हमारे पास है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की जो है क्या होती है? ब्रेकडाउन होना साइटोप्लाज्म के अंदर। किसमें? इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन किया जाएगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म में। और इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती है, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रिस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रिस्पिरेशन में भी होता है। तो बेटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सबसे पहले फर्स्ट फेज याद रखिए कौन सी है? प्रीपरेटरी फेज। प्रीपरेटरी फेज के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है। यहां पर एक ATP को यूज किया जाता है। 1 ATP is used here
एटीपी जो कि एक एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, इसमें से फास्फेट को निकाल के एंटर किया जाता है और इससे बनाया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है एडीपी के अंदर, और इससे जो एनर्जी और प्लस जो इनऑर्गेनिक फास्फेट होगा उसको इसमें यूज किया जाता है और ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक हो गया, कार्बन नंबर 6 के साथ ग्लूकोज फास्फेट अटैच हो जाता है। उसके बाद बेटा अब ग्लूकोज 6 फास्फेट को एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, इस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज को ग्लूकोज से उसकी आइसोमर के अंदर जिसका नाम है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। ये हो गया इसका सेकंड स्टेप। और बेटा याद रखें ये आइसोमर हैं, आइसोमर वो होते हैं जो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट इज द आइसोमर ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट। उसके बाद बेटा फ्रक्टोज 6 फास्फेट को यहां पर एक और एटीपी यूज होती है, अनदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज यूज्ड, और इस एटीपी को कन्वर्ट किया जाएगा एडीपी के अंदर। क्लियर हो गया, और इससे जो एनर्जी और प्लस फास्फेट जो होगा वो एंटर होगा और क्या बनाया जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। क्या बनाया जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बन जाता है। और उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट को ब्रेक डाउन किया जाता है 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर। इसमें से एक का नाम होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और बेटा दूसरा इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिसको हम G3P के नाम से भी पढ़ते हैं, या इसको बोलते हैं फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम होता है फास्फो 3 फास्फो ग्लिसर 3 फास्फो ग्लिसर एल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड को हम 3PGAL के नाम से भी पढ़ते हैं, 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, इन दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बेटा यहां तक का जो प्रोसेस है ये कहलाता है प्रिपरेटरी फेज, एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस in which one glucose molecule first is converted into glucose 6 phosphate by utilizing one energy in the form of ATP, and second is, अब फर्स्ट स्टेप ये हो गया। दूसरे के अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट किया गया उसके आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट किया गया किसके अंदर, थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बाय यूटिलाइजिंग अनदर एटीपी। और उसके बाद फिर क्या होता है, फोर्थ
और फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या होता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को दो मॉलिक्यूल में जो कि एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या इसका दूसरा नाम है 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड 3PGAL या G3P, इन किस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां तक का जो प्रोसेस है इसको हम प्रीपरेटरी फेज कहते हैं, जिसके स्टेप नंबर 1 के अंदर और स्टेप नंबर, आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 3, इसके अंदर 2 ATP के मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं इट इज कॉल्ड प्रीपरेटरी फेज, बिकॉज इन दिस प्रोसेस ATP इज यूटिलाइज। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेटिव फेज, इट इज द सेकेंड फेज, जिसके अंदर, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, पे ऑफ फेज, जिसमें जो ATP प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब क्लास नेक्स्ट याद रखें, स्टेप नंबर 6 हमारे पास जो है, यहां पर ATP प्रोड्यूस की जाती है कि जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, याद रखिएगा इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, आप कह सकते हैं इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और ठीक इसी तरह इस साइड पे भी 1,3-G3P को 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाता है। और एक और पॉइंट बेटा याद रखें, यहां पर एक रह गया कि जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किए जाते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किए जाते हैं, और यहां से ऑक्सीडेशन होती है, यहां पर NAD को कन्वर्ट किया जाता है NADH के अंदर, यानी यहां पर एक NADPH और इस साइड पे भी सेम एक NADH प्रोड्यूस होता है NAD से, जो कि इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड 3 से या इस तरह से, और इसको NADH और NADH, इन दो NADH और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इनटेक किया जाता है, जिससे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इस साइड पे भी और इस साइड पे भी 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाया जाता है। उसके बाद बेटा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को क्या किया जाता है, इसमें से एक फॉस्फेट को बाहर रिमूव किया जाता है, यानी इसमें से एक फॉस्फेट जब निकलेगा तो ये फॉस्फेट जाकर रिएक्ट करेगा ADP के साथ और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ATP के अंदर, और यहां पर एक ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक हो गया। और सेम इस साइड पे भी क्या होगा कि एक ADP जो है वो यहां से फॉस्फेट रिमूव होगा और उसको कन्वर्ट किया जाएगा ATP के अंदर। तो ये वो स्टेप है जहां पर ATP प्रोड्यूस होती है। 1,3-बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और इसके इस साइड पे भी क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हम 3PG के नाम से और 1,3-बिसफॉस्फेट को BPG के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, BPG, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट किस में किया गया है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3PG, और इसको भी हम 3PG के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद बेटा जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, इसका जो फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है उसको कार्बन नंबर 2 पे लेके आएंगे और इससे क्या बन जाएगा,
2-फास्फोग्लिसरेट। क्या बन जाएगा? 2-फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो अटैच है, यानी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है और इसके कार्बन नंबर 3 के साथ जो अटैच होगा 1 2 3, उसको ले आया जाएगा कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो क्या बन जाएगा? 2-फास्फोग्लिसरेट। और इस तरह इन पे भी क्या बन जाएगा? 2-फास्फोग्लिसरेट 2-PG बन जाएगा और इस साइड पे भी 2PG बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा? अब यहां पर जो 2PG के साथ है, यहां पर से वाटर को रिलीज किया जाता है, यानी इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज किया जाएगा और इसमें से भी एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इसको कन्वर्ट किया जाएगा फास्फोइनोल पायरोवेट के अंदर। किसके अंदर? फास्फोइनोल पायरोवेट, और हम जिसको PEP के नाम से फास्फोइनोल पायरोवेट, और ये भी फास्फोइनोल पायरोवेट। और बेटा फास्फोइनोल पायरोवेट जो है ये कैसे बना? बाय डिहाइड्रेशन, वाटर को रिमूव करने से। अब इसके बाद जो फास्फोइनोल पायरोवेट में फास्फेट है, इसको बाहर निकाला जाता है और ये स्टेप नंबर हमारे पास कौन सा है? स्टेप नंबर है 9। ठीक है? और इसके बाद क्या होगा कि जो फास्फोइनोल पायरोवेट है, बल्कि मैं इसको बाद में रिप्रेजेंट करूंगा, फास्फोइनोल पायरोवेट के अंदर से क्या निकलेगा बेटा? फास्फेट। और ये फास्फेट किसके साथ रिएक्ट करेगा? ADP के साथ। क्या बनाएगा? ATP। और इस साइड से भी फास्फोइनोल पायरोवेट में से ADP के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? ATP। और फास्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट के अंदर या पायरोविक एसिड, और इसके अंदर भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरोवेट। वी कैन से दैट पायरोविक एसिड। और जो कि अब यहां पर जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास अगर ये 5 6 और ये क्या होगा? 6 7 8, सॉरी ये हमारे पास 6 7, ये 8 9 और 10 के बाद, यानी ये स्टेप के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? टोटल 10 स्टेप के बाद ये पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेप नंबर अब क्या होगा कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो 6 7 8 9 और 10 इनके अंदर जो है ऑक्सीडेटिव या पेओ फेज के अंदर 4 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे और 2 NADH के साथ 2 वाटर। तो याद रखिएगा बेटा, 2 ATP स्टेप नंबर 6 पे प्रोड्यूस होते हैं, 2 ATP स्टेप नंबर 9 पे प्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही 2 वाटर के मॉलिक्यूल जब 2-फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फास्फोइनोल पायरोवेट में, 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, 2 NADH ये प्रोड्यूस होते हैं। टोटल हमारे पास ये है प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस की। क्लियर हो गया बेटा? तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है और इसको बार बार जो है ये जो है प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।